नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। मैं हूं आपके साथ रक्षंदा खान। आगे आप मेरे साथ देखेंगे उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें विस्तार से, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, कहा आम बजट 2047 के विकसित भारत की रखेगा आधारशिला। उत्तराखंड को भी 5,000 करोड़ की मिली सौगात। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा जारी, यात्रा में शामिल हो सकते हैं सांसद राहुल गांधी। उपचुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा कांग्रेस का ये कदम। उत्तराखंड में बारिश का कोहराम, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश ने मचाई तबाही। भूस्खलन की चपेट में आने से मां बेटी की मौत, राज्य की कई सड़कें अब भी बाधित। और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन का बड़ा फैसला, शहरी क्षेत्रों में कांवड़ियों के भारी वाहनों के प्रवेश पर वर्जित, ट्रैफिक प्लान को ध्यान में रखते हुए उठाया कदम। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और बात सबसे पहले करते हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की। आपको बता दें कि नित्यानंद राय देहरादून पहुंचे और इस दौरान उन्होंने 2024-25 पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि ये बजट 2047 विकसित भारत के आर्थिक दृष्टिकोण से काफी अहम होने वाला है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार ने बजट को 4 हिस्सों में पेश किया है। इससे उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए भी स्पेशल पैकेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि जो सरकार है राज्य की, वो डबल इंजन सरकार है। ऐसे में सरकार राज्य में रोड कनेक्टिविटी पर भी जोर दे रही है। माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट लाया गया है, तो हम सब विदित हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने 4 वर्गों का विश्लेषण सिर्फ इस बजट में ही नहीं, भारत को प्रगति पे लाने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए उन 4 वर्गों को सुदृढ़ बनाना, सुखी बनाना, संपन्न बनाना जरूरी है। इस दृष्टिकोण से उन्होंने जो 4 वर्ग की बात की है, किसान, महिला, युवा और गरीब, इन चारों को तरक्की और खुशहाली देने वाला यह बजट है। उधर राजधानी देहरादून में बद्रीनाथ और मंगलौर सीट से नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायकों ने शपथ ग्रहण की। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरे ने बद्रीनाथ से विधायक लखपत बुटोला और मंगलौर विधानसभा से विधायक काजी निजामुद्दीन को शपथ दिलाई और शुभकामनाएं दी। वहीं दूसरी ओर शपथ के बाद दोनों ही विधायक बेहद उत्साहित नजर आए। काजी निजामुद्दीन ने जहां जनता का आभार जताया, तो वहीं विधायक लखपत बुटोला ने कहा कि सदन में जनहित के मुद्दे को उठाएंगे। निश्चित रूप से स्वागत करने योग्य कांग्रेस का सदन में संख्या बल बढ़ा है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और पूरे उत्तराखंड की जनता को धन्यवाद है। आगे किस तरह की रणनीति रहेगी? अब केदारनाथ उपचुनाव सामने है, हम केदारनाथ के उपचुनाव को भारी अंतर के साथ जीतेंगे। कांग्रेस के लिए, मेरे लिए अच्छा एक खुशी का मौका है और विधानसभा की शपथ लेना, और यहाँ पर जिन परिस्थितियों में मैं चुनाव कांग्रेस पार्टी ने मंगलौर में और बद्रीनाथ में लड़ा और जीता, वो और ही अलग तरह की परिस्थितियाँ थी, सामान्य चुनाव नहीं था। अब तक हाशिए पे रही कांग्रेस को उपचुनाव की जीत में मिली संजीवनी के बाद मानो पार्टी का जो जोश है वो हाई लेवल पर हो चुका है। ना ही कदम रुक रहे हैं पार्टी के, और कांग्रेस केदारनाथ यात्रा में इन दिनों सुर्खियों में भी है। और माना जा रहा है कि कांग्रेस की ये यात्रा आगामी केदारनाथ उपचुनाव में पार्टी को फायदा पहुंचा सकती है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की केदारनाथ पैदल यात्रा जारी, यात्रा के जरिए उपचुनाव की तैयारी। कांग्रेस की यात्रा बीजेपी पर भारी, इस उपचुनाव किसकी जीत की बारी। इन दिनों उत्तराखंड की सियासत केदारनाथ के इर्द गिर्द घूमती दिख रही है। पहले दिल्ली में केदारनाथ मंदिर निर्माण, फिर केदारनाथ में सोना चोरी का बवाल, और अब कांग्रेस की केदारनाथ पैदल यात्रा सुर्खियों में है। खास बात ये है कि कांग्रेस की यात्रा पैदल मार्ग से होते हुए आगे बढ़ रही है। बीच बीच में जनता से संपर्क किया जा रहा है, जिसके जरिए सरकार की विफलताओं को भी कांग्रेस जनता के बीच रख रही है। भले ही कांग्रेस अपनी इस यात्रा को सियासी न बताते हुए धर्म और केदारनाथ की आस्था को बचाने की यात्रा करार दे रही हो, लेकिन सियासी जानकार इस यात्रा को सियासी चश्मे से ही देख रहे हैं। सियासत का केंद्र बिंदु यूं अचानक केदारनाथ का होना संयोग नहीं, प्रयोग के तौर पर देखा जा रहा है।
सियासी पार्टियां भलीभांति इस बात को समझती है कि आगामी केदारनाथ उपचुनाव होना है, जिसके लिए इस मुद्दे से इधर उधर भटकना पार्टी के लिए हानिकारक हो सकता है। ऐसे में जब दिल्ली केदारनाथ मंदिर का मामला गरमाया तो मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को यात्रा का प्लान याद आया और फिर शुरू कर दी गई केदारनाथ पैदल यात्रा। लेकिन कांग्रेस की यात्रा का प्लान बीते कार्यक्रमों से मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि इस बार पार्टी में जहां एकजुटता दिख रही है तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मजबूत आत्मविश्वास के साथ यात्रा को आगे बढ़ाते दिख रहे हैं। बीते 2 सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी की ये जीत कांग्रेस के लिए संजीवनी साबित हुई है। भले ही लोकसभा चुनाव में हार का सामना पार्टी को करना पड़ा हो, उत्तराखंड में 2 बार विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी हो, लेकिन इतनी बार हार होने के बाद जब मंगलौर और बद्रीनाथ सीट पर जीत मिली तो ये कांग्रेस को एक नया जीवन मिलने जैसा रहा। आज यात्रा का चौथा दिन है। आज हम देवप्रयाग से मलेथा तक पैदल जा रहे हैं। अभी ये भोजन काल है, सभी लोग साथ में बैठ के यहाँ भोजन करेंगे और कल मलेथा से फिर श्रीकोट तक, श्रीनगर होते हुए श्रीकोट तक ये यात्रा जाएगी और निरंतर ये हमारी यात्रा बढ़ रही है। बीजेपी लगातार झुक रही है। पहले दिन मुख्यमंत्री केदारनाथ पहुँचे, इस यात्रा का असर था। कल बीकेटीसी ने एक हिसाब देने की कोशिश की है जो आधा अधूरा है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी रहेगा जब तक कृष्णा माई की गुफा का नाम कृष्णा माई नहीं होगा और जब तक बाबा केदार के गर्भगृह के नियम तोड़ने वाले मोदी जी को नोटिस सर्व बीकेटीसी नहीं करेगी, तब तक हम अपने आंदोलन को लोगों के बीच में ऐसे ही जारी रखते रहेंगे। यही कारण है कि अब कांग्रेस का फोकस केदारनाथ उपचुनाव को जीतने पर है। ये यात्रा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की अध्यक्षता में चल रही है और यदि इस यात्रा के सहारे केदारनाथ उपचुनाव फतेह करने में यदि कांग्रेस सफल होती है तो यकीनन करण माहरा के प्रति पार्टी हाईकमान का विश्वास न सिर्फ बढ़ेगा बल्कि बीते परिणामों के कारण बनी नाराजगी भी दूर होगी। और केदारनाथ उपचुनाव का परिणाम यदि कांग्रेस के फेवर में होता है तो सत्ता पक्ष बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि इस उपचुनाव को 2027 के सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। क्योंकि पहले ही 2 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी सत्ता में रहते हुए भी हार चुकी है, तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव पर जीत हासिल करना बीजेपी के लिए साख की बात है। बहरहाल देखना होगा कि केदारनाथ की जनता किस पर भरोसा करती है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। उधर उत्तराखंड कांग्रेस ने केदारनाथ प्रतिष्ठान रक्षा यात्रा में सांसद राहुल गांधी के शामिल होने के संकेत दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने बताया कि ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। उम्मीद है कि राहुल गांधी 4 अगस्त को यात्रा में शामिल हो सकते हैं। वहीं धीरेन्द्र प्रताप ने इस यात्रा को लेकर भाजपा पर भ्रामक खबरें फैलाने का भी आरोप लगाया है। हमारे कांग्रेस के सम्मानित उपाध्यक्ष श्री मथुरादत्त जोशी और हमारे बड़े साथी सरदार अमरजीत सिंह कल दिल्ली गए थे। कांग्रेस हाईकमान को चिट्ठी दी गई है और हमें पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी जी इसमें आएंगे, 4 तारीख को आएंगे और फिर वहाँ पर एक विशाल इकट्ठ होगा, बड़ी रैली होगी और रैली में हमारे सैकड़ों लोग रोज़ इसमें शामिल हो रहे हैं। मेरा इस पर भी कहना, जो भाजपा के लोगों के कल परसों में जो बयान है, एक जोत सिंह हमारे साथी हैं, उनका पता नहीं है कि सुबह कांग्रेस में, शाम को आप पार्टी में, दोपहर में भारतीय जनता पार्टी में। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में न चले जाएं। उनका कुछ पता नहीं है। तो मैंने उनको कहा जोत सिंह भी नहीं है, बेहोश सिंह भी सही, बेहोश ही रहते हैं हर वक्त। खबरों में बढ़ते आगे आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी और इस मुलाकात में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में राज्य को माने गए अनुरूप में दिए गए बजट पर केंद्र का आभार जताया है। भारत सरकार ने इस बार जो है हमारी जो रेल कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, उसके लिए भी पर्याप्त पैसा दिया है। हमारे जो डिग्री कॉलेज हैं उनके लिए भी पैसा दिया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए भी भारत सरकार ने लगभग 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा का बजट दिया है। शिक्षा विभाग के लिए भी जितनी डिमांड हमने की थी उतना पैसा प्रधानमंत्री जी ने दिया है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का भी, देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी, देश के शिक्षा मंत्री जी का भी और अपने गृह मंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो भी डिमांड उत्तराखंड राज्य से हमने की है वो उन्होंने पूरी की है।
उत्तराखंड में इन दिनों लगातार हो रही बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए बारिश तबाही लेकर आई है। टिहरी में देर रात हुई बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ और जिसकी चपेट में मां बेटी की आने से मौत हो गई। उत्तराखंड में बारिश का कोहरा, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश ने मचाई तबाही, भूस्खलन की चपेट में आने से मां बेटी की मौत। उत्तराखंड में मानसून की बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश से भूस्खलन जानलेवा साबित हो रहा है। टिहरी के तोली गांव में देर रात भूस्खलन होने और मलबा आने से एक मकान में मां बेटी के दबने से मौत हो गई। टिहरी के घनसाली में बूढ़ा केदार क्षेत्र में तोली गांव में देर रात भारी बारिश का कहर देखने को मिला। देर रात लगभग 1:30 बजे जबरदस्त भूस्खलन हुआ, जिसका मलबा तेजी से गांव की ओर आया। इस मलबे में एक मकान दब गया। और जो ये तोली में घटना हुई उसमें कम से कम 5 सदस्य अंदर थे और जिसमें कि 3 अभी सेफ हैं, बल्कि जो उनके मुखिया हैं उनकी 2 उंगलियां कट चुकी है और 2 एक उनकी बालिका और इनकी पत्नी मलबे में कल रात दब गई थी। उनके शोर शराबा करने से गांव वाले निकले, क्योंकि बारिश भी इतनी हो रही थी, सबको अपनी जान प्यारी है, फिर भी आए लोग, तब तक उनकी जान चली गई थी। बता दें कि आपदा की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्षेत्र के संबंधित सभी विभागों को अलर्ट कर दिया है। साथ ही प्रभावित ग्रामीणों के लिए व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक ने पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि का चेक दिया। साथ ही विधायक ने गांव का सर्वे कर प्रभावित परिवारों को विस्थापन करने की बात कही। जिला प्रशासन ने भूस्खलन क्षेत्र तिनगढ़ गाँव को एहतियातन तौर पर खाली करा दिया है। डीएम साहब साथ में हैं, पूरा प्रशासन साथ में है। मैंने बहुत स्पष्ट डीएम साहब से बातें कर दी कि कुछ जगहें बहुत सेंसिटिव जोन है, वहाँ हमने उनको विस्थापन की बात कर दी। हाल फिलहाल हमने ये भी कह दिया कि जहाँ बहुत स्थिति खराब है उनको किराए पे या स्कूलों में या पंचायत घरों में उनके रखने की व्यवस्था, खाने की सामग्री, सारी व्यवस्थाओं के लिए आज पूरे दिन मैं और डीएम साहब प्रभावित क्षेत्र में घूमेंगे और किसी प्रकार का किसी भी हमारे किसी काश्तकार को परेशानी नहीं हो, हमारी जनता को परेशानी नहीं हो, ये मेरा प्रयास है। देखिए, जो घनसाली बालगंगा में काफ़ी विलेजेस का विस्थापन ऑलरेडी हो गया है, लेकिन जैसा कि आप अभी देख रहे हैं इस गाँव में भी एक जैसे कि मलबा आया जो घर में, उसकी वजह से 2 जान गंवानी पड़ी। और इसके ऊपर जो यहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनका कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी ने रोड काटी है, जो अभी कच्ची सड़क स्वीकृत है, उस कच्ची सड़क की वजह से जो मलबा है ऊपर जब बारिश ज़्यादा हुई या बादल फटे तो उससे पानी ज़्यादा गाँव में है। बीती रात के हादसे के बाद अब लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी देखने को मिल रही है। समय रहते काम नहीं करवाने को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन पर आरोप लगाए हैं। हमारे रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। रात को तब आ रहे आप लोग, ये सब बड़े लोग हैं, जब कोई किसी का वो हो जा रहा नुकसान है तब खूब आ रहे। अब पहले जब किसी ने मांग की तब कोई परवाही नहीं की, तब सुना और गाड़ी चलाई वो भाग गए। कल पिछले साल भी तो आए थे, हमने मांग की थी कि अभी रोक लो इस काम को, अगली बार पक्का काम होना चाहिए, फिर भी उन्होंने जाले लगाए। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे कई नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल टिहरी के गांव में बीती रात हुए हादसे के बाद लोग दहशत में हैं। रफ्तार मीडिया के लिए घनसाली से पंकज भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए देहरादून में बन रहे आवासीय मकानों को एक बार फिर जो उनका काम है वो शुरू होने वाला है। आपको बता दें कि 13 साल से लटका हुआ प्रोजेक्ट एक बार फिर से जीवित होने वाला है। क्या है पूरा माजरा, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरों में आप जिस खंडहर को देख रहे हैं, ये रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों के लिए साल 2011 में फ्लैट्स बनाने का काम शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए उस समय 6 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे और काम यूपी निर्माण निगम को दिया गया था। प्रोजेक्ट का शिलान्यास तत्कालीन मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूड़ी ने किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत 148 फ्लैट्स बनाने की योजना थी, लेकिन यूपी निर्माण निगम ने 80% पैसा खर्च करने के बाद फ्लैट्स को अधर में छोड़ दिया था। लेकिन बड़ा झटका तब लगा जब साल 2020 में हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया कि नदियों के किनारे 100 मीटर तक जगह को खाली करवाया जाएगा, जिसके खिलाफ सरकार अध्यादेश लेकर भी आई। लेकिन एक बार फिर सरकार अब काट बंगला इलाके के फ्लैट्स को आबाद करने जा रही है। सरकार ने करीब 13 साल बाद काट बंगला क्षेत्र में आधे अधूरे लटके फ्लैट्स को फिर से आबाद करने की योजना तैयार की है और इसके लिए करीब 7 करोड़ रुपए का बजट भी रखा है और अब इस आधे अधूरे पड़े कार्य को पीडब्ल्यूडी द्वारा पूरा किया जाएगा।
उसमें जो बचे, क्योंकि वो अनफिनिश्ड वर्क था, तो उसका जो हमारे नगर निगम का जो कंस्ट्रक्शन डिवीज़न है, वहाँ से हम लोगों ने उसका एस्टीमेट बनवाया और उसके बाद उसके टेंडर फ्लोट किए गए थे और फिनेंशियल बिड खुल गई है। और हम कोशिश करेंगे कि इस महीने के अंत या अगले महीने तक वहाँ पे काम शुरू हो जाए। और करीबन 140+ यूनिट्स हैं वहाँ पे। तो जो रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम है हमारा, उसमें रिहैबिलिटेट करना, जो लोग एनक्रोचमेंट करते हैं या जो वहाँ पे जिनको हम अलॉट कर सकते हैं नियमानुसार, उनको हम वहाँ पे मकान देंगे। जिस तरह से एनजीटी नदियों को लेकर सख्त नजर आ रही है, उसे देखते हुए एक न एक दिन रिस्पना नदी के किनारे बसे लोगों का विस्थापन होना तय है, जिसके लिए सरकार पहले से ही उन लोगों के विस्थापन की तैयारी में जुट गई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से हिमांशु चौहान की रिपोर्ट। रुड़की आईआईटी में 24वें दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ। इस मौके पर 2513 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई। इसमें 1277 छात्र छात्राओं को स्नातक, 794 छात्र छात्राओं को स्नातकोत्तर और 442 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि दी गई है। इस मौके पर आईआईटी प्रोफेसर के पंत ने सभी छात्र छात्राओं को उज्जवल भविष्य के लिए कामना दी। वहीं इस मौके पर डिग्री हासिल करने वाले छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव को भी साझा किया। और मैंने पीएचडी की डिग्री ली है अभी और बहुत बहुत खुशी हो रही है कि एक पीएचडी डिग्री फ्रॉम सच एन एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन से मुझे मिली है। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर माय ओन सेल्फ एंड फॉर ईच एंड एवरीवन हु इज गेटिंग डिग्री, हु इज गेटिंग कॉन्वोकेटेड हियर। उधर कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन ने ट्रैफिक प्लान को ध्यान में रखते हुए शहरी क्षेत्रों में कांवड़ियों के भारी वाहनों पर जो प्रवेश है उन पर रोक लगा दी है। वहीं देहरादून के एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने बताया कि कांवड़ वाहनों को मसूरी मार्ग पर नो एंट्री की गई है। मैं स्पष्ट कर दूं कि किसी भी जो है कावड़ वाहन को जो है हमारे नगर क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है, चाहे वो किसी भी दिशा से हो, चाहे वो सहारनपुर साइड से हो या हरिद्वार या मसूरी, तो सिटी क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं है। जो भी कावड़ या तो आशारूढ़ी की साइड से आएंगे या विकास नगर साइड से आ गए और जिनको कि हरिद्वार की तरफ को जाना है, तो सीधी सी बात है उनका जो रूट है वो क्या कहते हैं शिमला बाईपास और उसके बाद फिर ISBT और फिर कारगी चौक रिस्पना होते हुए जो है वो ऋषिकेश की ओर प्रस्थान करेंगे। उधर जसपुर में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदात से स्थानीय लोग काफी रोष में हैं। आपको बता दें कि क्षेत्र में लगातार मोबाइल चोरी और चेन स्नैचिंग की घटनाएं सामने आ रही है। वहीं स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाया है। जानकारी है कि स्थानीय लोगों ने क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर कोतवाल को ज्ञापन सौंपा। इतनी हिम्मत है असामाजिक तत्वों की कि दिन दहाड़े जसपुर में चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। निवार मंडी में, लट्ठासील में अभी दिन के 12 बजे चोरियां हुई हैं। उसी से संबंधित हम यहाँ आज कोतवाल साहब को ज्ञापन देने आए हैं। राजधानी देहरादून के रिलायंस शोरूम में हुई 20 करोड़ रुपए की गोल्ड लूट कांड मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि एसटीएफ और वैशाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी हाजीपुर में एक बैंक में अन्य साथियों के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाला था। वहीं उत्तराखंड पुलिस ने आरोपी के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ था। जो हमारा एक वांटेड चल रहा था काफ़ी समय से, अविनाश नाम था, और इस पर हमारी पुलिस भी यहाँ से और लगातार टच में थी। जो भी इनपुट मिल रहे थे उसको शेयर किया जा रहा था और इसमें जानकारी प्राप्त हुई कि वहाँ पर एसटीएफ ने जो बिहार में है और इसमें 4 लोगों को अरेस्ट किया था, जिसमें एक वांटेड हमारा इस केस से भी था। साथ ही साथ ही जो अविनाश की अरेस्ट हुई अन्य प्रांतों में भी सुनने में इसकी जानकारी प्राप्त हुई है कि अन्य प्रांतों से भी वांटेड था और इसके खिलाफ काफ़ी सारे साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। तो जल्दी इसमें जो कोर्ट में जो यहाँ से वारंट भी के आधार पर वहाँ पर बिहार की बेऊर जेल में दाखिल किया जाएगा, जिसके बाद उसको यहाँ पर नियमानुसार ला के आगे की कार्रवाई की जाएगी। उधर गदरपुर की मरकोटा सिटकुल रोड खूनी सड़क बनती जा रही है। आपको बता दें कि इस सड़क पर एक बार फिर से दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुजुर्ग बाइक पर सवार थे और इसी दौरान ट्रक द्वारा बुजुर्ग को कुचला गया। जानकारी के मुताबिक इस घटना के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है। वहीं लोग सड़क निर्माण को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। बृहस्पति सरकार ये रामबाग के सामने जो गोदाम है यहाँ पे काम करते थे, वहाँ से जो है ये बाजार के लिए आए थे। कुछ सौदा पत्ता इन्होंने लेना था,
और बाकी जब दोबारा फिर कंपनी की तरफ गए, गोदाम की तरफ रोड क्रॉस कर रहे थे, वहाँ पे जो गड्ढा है वो साइड लेने गए। उस वक्त जो है वो ट्राला जो कंटेनर उन्होंने वो दबा दिया, बुजुर्ग आदमी, उन्होंने हाथ भी मारा पर वो कंटेनर वाला रुके नहीं। और आए दिन जो है ये सड़क हादसे में, दुर्घटना में मौत हो रहा है, लगातार हर महीने में 3-4 दुर्घटना हो रहा है। तो आपको पता है कि देखो कहीं 1-8 किलोमीटर की सड़क हो, स्टेट फंड से बनना हो, तो इस सबका ये हो गया होता। इसको हमने CRF के माध्यम से इसका प्रस्ताव सेंटर को भिजवा दिया है। निश्चित ही आचार्य संहिता लागू होने के बाद, नई गवर्नमेंट बनने के बाद, मंत्रिमंडल दोबारा बनने के पश्चात थोड़ा ये टाइम लग गया। तो मैं जो भी है, मैं यहाँ का क्षेत्रीय विधायक हूँ और ये सब डेवलपमेंट ये मेरी जिम्मेवारी है, हम इसे नहीं भाग सकते। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। लेके चलते चलते नजर डालते इस वक्त की हेडलाइंस पर। नमस्कार। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, कहा आम बजट 2047 के विकसित भारत की रखेगा आधारशिला। उत्तराखंड को भी 5000 करोड़ की मिली सौगात। कांग्रेस की केदारनाथ बचाओ यात्रा जारी, यात्रा में शामिल हो सकते हैं सांसद राहुल गांधी। उपचुनाव के लिहाज से अहम माना जा रहा कांग्रेस का ये कदम। उत्तराखंड में बारिश का कोहराम, पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश ने मचाई तबाही। भूस्खलन की चपेट में आने से मां बेटी की मौत, राज्य की कई सड़कें अब भी बाधित। और कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन का बड़ा फैसला, शहरी क्षेत्रों में कांवड़ियों के भारी वाहनों के प्रवेश पर वर्जित, ट्रैफिक प्लान को ध्यान में रखते हुए उठाया कदम।